हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे आईवी थेरेपी। और आईवी थेरेपी के अंदर अब तक हमने देखा था कि जो हमारे जो फ्लूइड होते हैं, कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है, कौन कौन सा जो सॉल्यूशन होता है किसके अंदर काम लिया जाता है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके अंदर से हमने जो हमारा जो पहला जो फ्लूइड होता है आइसोटोनिक टाइप का जो सॉल्यूशन था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन को जरूर दबाते रहे, ताकि जो नोटिफिकेशन वगैरह जो वीडियो वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना जो फ्लूइड के बारे में, या सॉल्यूशन होते हैं कि हम अस्पताल में किसी मरीज को कोई भी थेरेपी दे रहे, फ्लूइड चढ़ा रहे, तो कौन कौन से टाइप के जो फ्लूइड होते हैं, कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हमने हमारा जो फ्लूइड देख लिया था, आइसोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो सोल्यूट बोले और हमारे जो कंसंट्रेशन होती है उसकी और हमारी जो सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। चढ़ाने के ऊपर क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे अपना नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं, GDW जिसको अपन ने बोला था 0.9%। दूसरा RL हो गया, डेक्सट्रोज अपना जो 5% वाटर के अंदर हो गया। तो ये हमारा एक टॉपिक चल रहा था आइसोटोनिक। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा जो लेक्चर है, या हमारा जो सेकंड जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन से टाइप का है भाई हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम बात करके चलते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है हाइपर मींस ज्यादा, कि सर ऐसे फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूइड जिसके अंदर क्या होता है भाई, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होती है, जो कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं, कंसंट्रेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर अपन बात करके चलते कंसंट्रेशन किसकी, जो हमारा सोल्यूट होता है, यानी कि जो हमारा पीले होता है इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो, ज्यादा हो, और जो हमारा H2 हो उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो, कम हो, यानी कि कंसंट्रेशन कैसी हो। यानी कि हमेशा अगर बात करते कि हाइपरटोनिक जो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की वो तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो H2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। इसकी वजह से जो फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी, फ्लूइड की जो शिफ्टिंग अगर देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है, जो हमारी जो फ्लूइड की शिफ्टिंग देखने को मिली भाई कैसी होगी, जो फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी कहां से होगी, यानी कि जो पानी हमेशा जो शिफ्टिंग अगर की बात करके जाए, या फिर हमारा जो सॉल्वेंट की अगर मूवमेंट की बात करें तो हमेशा मूवमेंट कौन करता है, सॉल्वेंट मूव करता है। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहां से होगा, ICF टू ECF, यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से किधर की ओर, ICF टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से ICF की ओर। बोले सर ICF और ECF क्या होता है, या हमारी क्या होती है कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर ये हमारा बड़ा होता है साइटोप्लाज्म, और इधर जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस बोला जाता है, और ये वाला जो हिस्सा होगा अपना क्या कहलाता है, ECF कहलाता है। तो जो फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चढ़ाने के बाद में फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी वो किधर से किधर की होगी, ICF टू किधर की ओर, ECF की ओर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर होगी क्या। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन अगर देखी जाए या बात करी जाए तो फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी वो किधर से किधर की ओर होगी भाई, हमारी जो फ्लूइड की अगर शिफ्टिंग की अगर अपन बात करें तो वो किधर से किधर की ओर होगी, ICF टू ECF की ओर। तो देखो, यदि अगर फ्लूइड की अगर बात करके चलते हैं डियर फ्रेंड, यदि फ्लूइड की शिफ्टिंग कहां से हो, ICF टू ECF की ओर हो, यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से किसकी ओर हो। अब यहां से अगर फ्लूइड की इधर शिफ्टिंग होगी, फ्लूइड शिफ्टिंग होगी तो सेल कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी भाई, तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक होना बोले या फ्लैशिड होना बोले, क्या हो जाता है ये हमें बता के चल रहा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करके चलते सर, ऐसे फ्लूइड जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे कंसंट्रेशन की बात करते हैं सर किसकी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और H2O की कंसंट्रेशन कम होती है। इसकी वजह से जो फ्लूइड की शिफ्टिंग होगी वो किधर से, ICF टू किधर की ओर, ECF की ओर, यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की ओर क्या होगा। तो इसकी वजह से जो सेल थी वो कैसी होने लग जाएगी, श्रिंकीज या फ्लैशिड होने लग जाएगी। यस या नो। अब हम बात करके चलते कि ऐसे जो फ्लूइड होते हैं इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आपने पता कर लिया कि हाइपरटोनिक क्या कहलाता है
बात करके चलते हैं कि जो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करके चले कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करके चलते हैं तो किसके अंदर, डेक्स्ट्रोस, कौन सा बता, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भाई, डेक्स्ट्रोस कौन सा, डेक्स्ट्रोज 5%, 5% इन वाटर, यानी कि 5% इन NS, नॉर्मल सलाइन के अंदर डेक्स्ट्रोज 5% इन NS, 5% डेक्स्ट्रोज किसके अंदर अपने बात करके चल तो किसके अंदर आएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। दूसरा अगर अपन बात करके चलते हैं, दूसरा अगर अपन बात करते के चलते तो डेक्स्ट्रोज कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रोज जैसे अपन बात करते हैं 10%, अपना 25%, अपना 15%, ऐसे होता है कि नहीं होता, तो 10%, 25% और 15% हमारा किसके अंतर्गत बता के चलना है हमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। एक तीसरा एग्जांपल और बात करके चलते हैं, मैनिटोल, किसकी बात करके चलते, A, B और C। पहला कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रोज 5% इन किसके अंदर, नॉर्मल सलाइन के अंदर। दूसरा कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रोज 10%, 25%, 50% किसके अंतर्गत होता है, अपने नॉर्मल सलाइन के अंदर। तीसरा होता है मैनिटोल। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की एग्जाम्पल हो गए। अब हमें ये बता के चलना है कि सर हमें हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं किस मरीज के अंदर या फिर उपयोग में क्यों लिया जाता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बात होती है भाई। इसको भी हम बता के चलते, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसका क्या उपयोग होता है, क्या यूज होता है, किस किस के अंदर इसका यूज किया जाता है। देखो यूज की बात करते हैं, मैंने क्या बोला कि जो फ्लूइड की शिफ्टिंग किधर से होती है, हमारी कोशिका से, यानी कि ICF2 किधर की ओर, ACF की ओर होती है। अगर मान लो हमारी सेल के अंदर क्या था, ईडिमा था, सेलुलर ईडिमा, क्या देखने को मिल रहा था, यदि हमारे सेल के अंदर क्या था, ईडिमा था, सेल के अंदर स्वेलिंग थी, ईडिमा था, इसको रिड्यूस करने के लिए तो पहला क्या हो गया, टू रिड्यूस दी कौन सा ईडिमा, सेल्यूलर ईडिमा, टू रिड्यूस दी सेल्यूलर ईडिमा। हमारी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर क्या हो रखा था, सूजन आ रखी थी, स्वेलिंग हो रखा था, स्वेलिंग हो रखा, इसकी वजह से सेल की साइज कैसे हुई थी, बड़ी हुई थी क्या, यस या नो। अगर फ्लूइड इधर से सेल से किधर की ओर, यानी कि फ्लूइड का क्या हो जाएगा, बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो सेल कैसी हो जाएगी, ईडिमा कम हो जाएगा, श्रिंकेज होने लगती है, यस या नो। तो टू रिड्यूस दी सेल्यूलर ईडिमा। सर दूसरा उपयोग बता के चलना है भाई, बात करके चल रहे हैं, यहां पे हमारा क्या है, डेक्स्ट्रोज है, किसके अंदर, 5% नॉर्मल सलाइन के अंदर। तो डेक्स्ट्रोज है तो हम हाइपोग्लाइसीमिया वाले मरीज के अंदर भी ले सकते हैं क्या, तो ट्रीट दी किसके अंदर, ट्रीट दी हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रीट दी हाइपोग्लाइसीमिया। यदि किसी मरीज के अंदर किसकी कमी हो जाए, हमारे ग्लूकोज की कमी देखने को मिले, ऐसे मरीज को भी हम क्या करते हैं भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रोज टाइप का चढ़ाते हैं। तीसरा अगर अपन बात करके चलते हैं, तीसरा किसके अंदर होता है, ट्रीटमेंट दी किसके अंदर, ट्रीटमेंट दी किसके अंदर, हमारे हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपो मींस कम, नेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, सोडियम। अरे सोडियम का लेवल कितना होता है, 135 से लेकर के 145 मिली इक्वल पर लीटर होता है, पर डीएल होता है, क्या लीटर होता है। तो हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या होता है, यदि किसकी कमी हो जाए, सोडियम की कमी देखने को मिल जाए, सोडियम का लॉस हो जाए, उसकी पूर्ति के लिए भी, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम कौन से टाइप का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। तो किसी को रटना नहीं है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन कैसी होती है, सोल्यूट की ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की कम होती है, इसकी वजह से किधर से ज्यादा से कम की ओर मूव करता है, यानी कि ICF2 ECF की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। यूजेस की बात करते हैं तो हमारा एडिमा हो जाए, सेलुलर एडिमा, उस कंडीशन में ट्रीटमेंट दिया हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट दिया हाइपोनेट्रीमिया, जब हमारी किसकी कमी देखने को मिले, जब हमारा कमी देखने को मिले किसकी, सोडियम का लेवल देखने को मिले। एग्जांपल हमारा मेनिटोल हो गया, डेक्स्ट्रोज 5% इन नॉर्मल सलाइन के अंदर हो गया, डेक्स्ट्रोज 10%, डेक्स्ट्रोज 25%, डेक्स्ट्रोज 50%। यह हमारे कौन से टाइप का सॉल्यूशन हो गया भाई, हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। ये हमें बता के चलना है, यस या नो, कि सर ऐसे फ्लूइड किस किस के अंदर काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं
कि कैसे मरीज के अंदर हमें इसका उपयोग नहीं लेना। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करके चलते एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ किस मरीज के अंदर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डीएनएस अपना डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन वाला मेनिटोल वाला उपयोग भी नहीं ले सकते, तो डिहाइड्रेशन वाले। किसकी बात करके चलना है हमें? डिहाइड्रेशन बोले तो शरीर में पानी की कमी हो जाए, निर्जलीकरण हो जाता है। क्या निर्जलीकरण क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण। अरे भाई पहले ही शरीर के अंदर क्या था? सेल के अंदर पानी की कमी थी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का लॉस हो गया था, और आपने क्या कर दिया? मेनिटोल लगा दिया, तो से आपने हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन चढ़ा दिया। मरीज की क्या मृत्यु हो सकती है? क्या सीवियर किसके अंदर चला जाएगा? डिहाइड्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो ये हमें बात करके चलना है, यस या नो। तो ये हमारा हाइपरटोनिक टाइप का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करके चलते कौन से टाइप का हमारा जो तीसरे नंबर का आता है हमारा, देखो आइसोटोनिक पढ़ लिया, हाइपरटोनिक पढ़ लिया। अब बात करके चलते हैं हमारा कौन से टाइप का सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से टाइप का? नाम से पता चल रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बोले सर इसके अंदर अगर अपन बात करके चलते हैं किसकी? कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करके चले तो इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होती है? कंसंट्रेशन की बात करके चलते, किसकी बात करके चलते भाई? कंसंट्रेशन की बात करके चलते। तो देखो यहां पे जो सोल्यूट होगा, यानी कि सोल्यूट जिसको अपन जिसके अंदर मिला जिसको मिला है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो कैसी होगी? कम होगी। और किसकी? हमारा जो सोलवेंट होगा, यानी कि जो वाटर वगैरह होगा, हमारा सोलवेंट होगा, इस सोलवेंट की कंसंट्रेशन यानी कि H2O की कंसंट्रेशन कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो इसके अंदर जो क्या होगा? फ्लूइड किधर से लेस टू किधर की ओर? मोर की ओर क्या होगा? कम से ज्यादा की ओर शिफ्टिंग होगा। क्या यानी कि जो फ्लूइड की शिफ्टिंग होगी वो किधर से? ICF2 किधर की ओर? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को पार कर, सॉरी एक्स्ट्रा सेल्युलर, यानी कि हमारी ये कोशिका है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। ये क्या है भाई? हमारा ECF है, ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये ICF है सेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होती है वो किधर से किधर की ओर होती है? ICF2 ECF इधर से किधर से? कम से ज्यादा की ओर क्या होती है? फ्लूइड की शिफ्टिंग होती है। तो ये हमें बता के चलना है, यस या नो। अब बात करके चलते कि सर ऐसा जो फ्लूइड होगा इसके एग्जाम्पल हमें बता दो। तो देखो हमारा जो हाइपोटोनिक टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं डियर फ्रेंड, उनको हमें बता के चलना है। हाइपोटोनिक टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं इसका एग्जांपल होता है 0.45% NS हो गया, या दूसरा अगर अपन बात करके चलते 0.30% अपना NS हो गया, या फिर 0.25%। अरे हमारी जो बोतल आती है ना, हमारी जो ड्रिप आती है, जो बोतल आती है उस पे लिखा होता है, यदि 0.45 लिखा हुआ है, 0.33 लिखा हुआ है, 0.25% क्या लिखा हुआ हमारा? NS लिखा हुआ। ये हमारे कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक। इसके अंदर क्या होता है? चढ़ाने पे क्या बताता भाई हमने कि जो सर फ्लूइड की जो शिफ्टिंग होगी किधर से किधर की ओर होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किधर की ओर होगी? इंट्रा सेलुलर के अंदर होगी। तो इसका एग्जांपल अगर अपन बात करके चलते तो देख लिया 0.45% NS हो गया, 0.33% NS हो गया, 0.25% NS हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटोनिक टाइप के सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या बता के चलना है कि ये बताओ कि ये जो फ्लूइड होता है किसमें यूज कर सकते हैं? तो इसका जो उपयोग होता है हमें ऐसे टाइप के फ्लूइड किसमें उपयोग में लिया जाता है? तो सबसे पहले अपन बात करके चलते रिप्लेसमेंट दी सोडियम क्लोराइड। किसको रिप्लेसमेंट करने के लिए? रिप्लेसमेंट दी सोडियम क्लोराइड। किसकी कमी हो गई? सोडियम क्लोराइड, नमक अपना पढ़ते हैं NS भी तो है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो गई उसकी वजह से। दूसरा होता है टू एक्सपेंड दी, किसकी वजह से? टू एक्सपांड दी किसकी वजह से? टू एक्सपेंड दी इंट्रासेलुलर
कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। भाई इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमारी जो सेल है इसके अंदर हमें क्या भेजना है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर हमें क्या करना है, किसकी कमी हो गई, देखने को मिल गई हमें। मान लो इसके अंदर क्या हो गया भाई, डिहाइड्रेशन की कमी हो गई, सेल श्रिंकेज हो रखी है। उस कंडीशन में हमें क्या कर सकते हैं, हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। एग्जांपल हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें जो होता है कौन से टाइप का जो पेशेंट होगा, कौन सा मरीज होगा, उस मरीज के अंदर ऐसा फ्लूइड नहीं चढ़ा सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर अपन मैं बात करके चलता हूं, किस मरीज को नहीं चढ़ाना है ये हमें बता के चलना है। कौन से मरीज को हमें हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन नहीं चढ़ाना है, तो पहला अगर अपन बात करके चलते हैं भाई किसका है, पहला इक्वेशन बात करके चलते हैं। सर किसी भी मरीज के अंदर क्या हो रखा है, सेलुलर इडीमा है। क्या हो रखा है, सेलुलर इडीमा। सेल के अंदर क्या रखी है, स्वेलिंग है। पहले से इस सेल क्या हो रखी है, इतनी सूजी हुई है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का लेवल, आईसीएफ का लेवल बढ़ा हुआ है। और उस कंडीशन में आपने हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन दे दिया। देने के बाद में और ज्यादा सेल क्या हो सकती है, ज्यादा फ्लूइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो सेल हमारी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, क्या फट सकती है, क्या डैमेज हो सकती है क्या। तो हमें कभी भी अपना कौन से वाले में, इंट्रासेलुलर यानी कि हमारी सेलुलर एडिमा, सेल के अंदर स्वेलिंग है, उस मरीज को हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमारी सेल क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। बोले सर दूसरा मरीज कौन सा हो सकता है, जिसके अंदर यानी कि जिस मरीज के अंदर क्या हो, इंक्रीज दी आईसीपी, इंक्रीज दी आईसीपी की बात करें, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हमारा जो सबएरिकनोइड स्पेस वगैरह हो गया, हमारा जो फ्लूइड होता है सीएसएफ जो फ्लूइड होता है कि नहीं, यदि आपने किसी मरीज को क्या कर दिया, सीएसएफ बढ़ा हुआ था या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ था, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मरीज को यदि किसी के चोट लग गई, चोट लगने के बाद में आईसीपी बढ़ा हुआ था, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऐसे मरीज को भी आपने क्या कर दिया, हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन दे दिया। और क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है क्या, यस या नो। तो इंक्रीज द आईसीपी। तो यह हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इनका हमने एग्जांपल देखा था, कौन से मरीज को कौन से टाइप का फ्लूइड चढ़ाते हैं, ये हमने देखा था, किस मरीज को नहीं चढ़ाते। अब बात करके चलते हैं डियर फ्रेंड कि हमारा जो फ्लूइड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि सर यदि हम किसी भी मरीज को क्या चढ़ा रहे, आईवी थेरेपी चला रहे, क्या चला रहे, आईवी थेरेपी चला रहे। तो जो आईवी थेरेपी होती है, जो आईवी थेरेपी की बात करते हैं, जो हमारा आईवी सेट होते हैं, ये तो हो गया आईवी थेरेपी की बात। इनको चढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आईवी सेट का उपयोग करते हैं। ब्लड को चढ़ाने के लिए बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेट होता है। तो जो आईवी सेट होती है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है मैक्रो ड्रिप, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, एक होता है हमारा माइक्रो ड्रिप। क्या होता है हमारा, ये हमें बता के चलना है। एक होता है सर हमारा मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो का बात करके चलते, 1 ml के अंदर यदि हम किसी मरीज को मैक्रो ड्रिप सेट से क्या चढ़ा रहे, फ्लूइड चढ़ा रहे, क्या चढ़ा रहे, मैक्रो ड्रिप फ्लूइड सेट से अपन क्या चढ़ा रहे, फ्लूइड चढ़ा रहे। और यदि माइक्रो ड्रिप से चढ़ा रहे तो क्या अंतर होगा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मैक्रो ड्रिप से चढ़ाने, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो 1 ml के अंदर कितना होता है, 1 ml के अंदर कितना होता है भाई हमारा, 1 ml के अंदर हमारा होता है 15 ड्रॉप। कितना होता है हमारा, 1 ml। यदि मैक्रो ड्रिप से चढ़ा रहे हो तो 1 ml के अंदर कितनी बूंदे, 1 ml के अंदर होती है हमारी 15 बूंदे। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्रॉप फैक्टर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। दूसरा बात करके चलते, यदि किसी भी मरीज को माइक्रो ड्रिप सेट से हम क्या चढ़ा रहे, फ्लूइड चढ़ा रहे, तो ये बताओ 1 ml के अंदर कितना ड्रॉप हमारा क्या होगा। तो हमारा जो माइक्रो ड्रिप सेट की बात करके चलते हैं, 60 ड्रॉप क्या चलेगा हमारा, फ्लूइड चलेगा। तो मैक्रो मतलब हो गया बड़ा, माइक्रो मतलब हो गया छोटा। 1 ml के अंदर कितना ड्रॉप, मैक्रो की बात करके चलते तो 15 ड्रॉप होता है, यानी कि क्या हो गया, 1 मैक्रो ड्रॉप के बराबर, 1 मैक्रो ड्रॉप बराबर कितनी, 4 माइक्रो ड्रॉप हो गई क्या।
1 माइक्रोड्रॉप बराबर कितनी 4 माइक्रोड्रॉप, यानी कि 4 बूंदे हो गई क्या। 1 ml इधर इधर कितना, यानी कि 1 ml के अंदर 15 ड्रॉप, इधर 1 ml के अंदर 60 ड्रॉप होता है। यस या नो। तो ये हमारा क्या था, आईवी सेट का टाइप था। अब अगर अपन बात करके चलते कि सर किसी भी मरीज को हम क्या कर रहे, फ्लूइड चढ़ा रहे, तो सबसे पहले अगर अपन बात करके चलते हैं कि हमारा जो केनुला लगाता है, केनुला जब लगाया जाता है, क्योंकि फ्लूइड लगाने के लिए क्या किया जाता है, केनुला लगाया जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे अलग अलग कलर कोड के जो केनुले होते हैं, अलग अलग कलर कोड के केनुले होते हैं, कौन से मरीज को कौन से टाइप का केनुला उपयोग में लिया जाता है। तो कलर कोड की अगर अपन बात करके चलते हैं डियर फ्रेंड, तो कलर कोड में सबसे पहले हमारा लेके चलते हैं हम कौन सा वाला, हमारा कलर कोड में हम लेके चलते हैं, जैसे अपने कलर कोड वाला तो पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं कि सर केनुलेशन, यदि किसी भी मरीज को हम क्या कर रहे हैं, केनुलेशन, केनुला लगा रहे, केनुला इंसर्ट करते हैं, तो ये बताओ सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। एडल्ट के अंदर बात करके चलते हैं, एडल्ट के अंदर यदि किसी वयस्क के अंदर हमें केनुला लगाना है, देखो केनुला लगाने के लिए तो हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, वेन के अंदर लगाया जाता है। लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, सबसे मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जगह की अगर मैं बात करके चलूं, कौन सी होती है भाई, हमारी सबसे मोस्ट कॉमन पेरीफेरल वेन की बात करके चलते हैं। किसकी बात करके चलना है हमारे को, सर पेरीफेरल वेन की बात करके चलना है। पेरीफेरल वेन की बात करके चले तो कहां पे हमारा, कहां पे होती है हमारी, फोर आर्म के ऊपर बात करके चलना है। अरे हमारी हाथ की क्या होती है, ये जो भुजा होती है क्या, जिसको क्या बोला जाता है, फोर आर्म बोला जाता है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि ये बताओ इसमें से भी सबसे मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है, तो रेडियल वेन हमें बता के चलना है। यस या नो। अरे दिखता है क्या, यहां पे लगाया जाता है क्या केनुला, यहां पे नहीं होता है तो हमें कहां से लगाया जाता है, मीडियल क्यूबर्टल फोसा, मीडियल क्यूबर्टल वेन में लगाते हैं क्या, मीडियल क्यूबर्टल में लगाते हैं क्या, मीडियल क्यूबर्टल। देखते हो कि नहीं देखते हो, अपने यहां पे क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के यहां पे लगाया जाता है कि यहां पे बड़ी सी नस दिखती है क्या, मीडियल क्यूबर्टल वेन बोलते हैं, या डोर्सल मेटाकार्पल। कई बार डोर्सल मेटाकार्पल, ये वाला डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे वाला, तीसरा वाला कौन सा हो गया सर, डोर्सल मेटाकार्पल, डोर्सल मेटाकार्पल, ये हमारी क्या होती है, मोस्ट कॉमन जगह होती है क्या। रेडियल वेन की बात करके चलते हैं तो यहां पे होता है, ये हमारी रेडियल वेन हो गई। मीडियल क्यूबर्टल की बात करके चलते तो हमारी जो कोनी होती है यहां पे होती है क्या, यहां पे होता है हमारा कौन सी वाली वेन, देखो ऐसे करके दिखेगा क्या आप लोगों को, ऐसे करके लगाई जाती है क्या, कौन सी होती है अपनी, मीडियल क्यूबर्टल वेन होती है। तीसरी होती है डोर्सल मेटाकार्पल, डोर्सल का मतलब ये हमारा पाम वाला सरफेस, डोर्सल वाला सरफेस हाथ का जो पीछे वाला होता है क्या, मेटाकार्पल, जहां हमारा दिख रही है कि ये वाला जो सरफेस होता है, इस वाली वेन को कौन सी बोला, यहाँ पे लगाते हैं क्या, कौन सी हो गई हमारी, डोर्सल मेटाकार्पल। बोले सर यदि ये कब लगाते, यदि किसी मरीज को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, तो बात करके चलते हैं केनुलेशन की, यदि किसी मरीज को केनुला लगाना एडल्ट के अंदर तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, पेरीफेरल वेन। कहां पे होती है, फोर आर्म पे होती है। फोर आर्म पे भी यदि क्वेश्चन प्रायोरिटी पूछे जाए तो प्रायोरिटी के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी आपको कौन सी वाली वेन को, रेडियल वेन को दी जाएगी। बोले इसके अलावा मीडियल क्यूबर्टल वेन में दे सकते हैं, डोर्सल मेटाकार्पल में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं मिलती है तब तो बाय द वे अदर वेन में भी लगाया जाता है। तो ये हमें बता के चलना है, यस या नो। शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करके हमने चल लिया। अब एग्जामिनर एक और क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केनुलेशन का एक और क्वेश्चन बनता है। केनुलेशन का कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी हमें बता के चलना है कि एक छोटा बच्चा है, क्या है भाई हमारा, एक छोटा बच्चा है, एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है। तो ये बताओ नवजात या जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी हो गया या हमारा जो चाइल्ड हो गया, इन्फेंट, ये बताओ इसके अंदर जो होता है केनुला लगाने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो एंटीरियर स्काल्प वेन। कौन सा होता है, हमारे माथे में लगाते हैं क्या, एंटीरियर, कौन सा होता है,
एंटीरियर स्काल्प, एंटीरियर स्काल्प वेन कहलाती है क्या? अरे यस या नो? बच्चों के अंदर कौन सी लगाई जाती है? सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? यदि अगर बच्चों के अंदर बात करके चलते तो एंटीरियर स्काल्प वेन कौन सी होती है? एंटीरियर स्काल्प वेन। यदि पूछा जाए कि ये बताओ, क्वेश्चन उसने पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये बताओ न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है कैनुलेशन की? एंटीरियर स्काल्प वेन। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पूछे, बीटी की पूछे, तो अम्लाइकल कोड बता के चल रहा है भाई। अम्लाइकल कोड में लगाते, अम्लाइकल वेन में लगाते हैं क्या? तो बीटी ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं अपन यहां पे। सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं? आईवी थेरेपी। न्यूबॉर्न के अंदर कौन सा? एंटीरियर स्काल्प वेन। एडल्ट के अंदर कौन सा? फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर भी बात करके चलते तो हमारी कौन सी? मीडियल क्यूबोटल होगी, रेडियल हो गई, डोर्सल मेटाकार्पल हो गई। तो ये हमें बता के चलना है। तो ये तो हो गई सर कौन से वाली? शॉर्ट ड्यूरेशन की। अब कई बार क्या होता है, मरीज क्या होता है लंबे समय के लिए भी होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे अपन पढ़ते सेंट्रल लाइन हो गया, सेंट्रल लाइन के अंदर भी लगाते हैं। अगर वो लंबे ड्यूरेशन की बात करते हैं, सेंट्रल लाइन हो गई, पिक पेरिफेरल इंसर्ट कैथेटर होता है, पेरिफेरल इंसर्ट कैथेटर होता है या कैथेटराइजेशन होता है। उसके बाद में अगर लंबे समय तक लगाना है तो राइट एट्रियम के अंदर सबक्लेवियन वेन वगैरह होगी। यानी कि हमारा ये बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की। हम अभी बात कर रहे हैं आईवी थेरेपी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? फोर आर्म। क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट कॉमन जगह। अभी भी ये हमने क्या कर दिया? केनुलेशन लगा दिया, केनुला लगा दिया। केनुला लगाने के बाद में बात आती है सर हमें क्या करना है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम केनुला लगाते हैं तो हमें क्या करना है? एनस पुश करना है। एनस पुश क्यों किया जाता है भाई? एनस पुश करने से, केनुला लगाने से पहले अपने को ये तो पता है कि जो साइट होती है उसको किससे क्लीन किया जाता है? स्प्रिट से क्लीन किया जाता है। जैसे केनुला लग गया, केनुला लगाने के बाद में उसमें क्या किया जाता है? नॉर्मल सलाइन को पुश किया जाता है। क्यों पुश किया जाता है? जो हमारी आईवी लाइन होती है, इस आईवी लाइन को क्लियर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? हमारा नॉर्मल सलाइन का करते हैं, पुश करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आईवी थेरेपी। अब देखो ये हमने पढ़ लिया कि आईवी थेरेपी कैसे लगाई जाती है, कैसे कैनुलेशन किया जाता है। अब अगर अपन बात करके चलते हैं हमारे किसकी, यदि किसी साइट पे लगा रहे, लगाने के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। कि लगाने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, तो इनको अपन एक बार एनलिस्ट करते हैं, सबको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा देखो कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करके चलता हूं। कॉम्प्लिकेशन हमारा क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है डियर फ्रेंड कि यदि हम किसी भी मरीज को अगर क्या लगा रहे, आईवी थेरेपी चढ़ा रहे, फ्लूइड चढ़ा रहे, चढ़ाने के बाद में उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कैसे एडवर्स इफेक्ट आते हैं, क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं या कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो मैं एक बार बता के चलता हूं। सबसे पहला होता है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी ये वेन होती है, वेन के अंदर अपन केनुला लगा रहे, सही ढंग से केनुला नहीं लगा, केनुला आउट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड की शिफ्टिंग होने लगे, सीपेज ऑफ द फ्लूइड होने लग जाता है। इनफिल्ट्रेशन हमारा क्या रहेगा? कॉम्प्लिकेशन रहेगा। दूसरा कॉम्प्लिकेशन अगर अपन बता के चलते हैं, हेमेटोमा। क्या कहलाता है? हेमेटोमा का मतलब होता है, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन क्या कहलाता है? हेमेटोमा। हेमे का मतलब होता है ब्लड, हेमेटोमा। अरे गांठ, कई बार क्या होता है खून जम जाता है क्या, अपन क्या लगाया? केनुला लगाया, केनुला लगाने के बाद में सही ढंग से नहीं लगा, ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है? केनुलेशन वाली जगह पे क्या हो सकता है? ब्लड का कलेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? जो हमारे जो टिश्यू थे, अंडर जो टिश्यू थी वहां पे क्या हो सकता है? ब्लड का कलेक्शन हो सकता है। तीसरा हमें क्या बता के चलना है? तीसरा हमारा हो सकता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तीसरा क्या हो सकता है? या थ्रोम्बो क्या हो सकता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तीसरा क्या हो सकता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारी जो वेन थी, इस वेन के अंदर क्या हो सकता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होकर क्या हो सकता है? वेन के अंदर सूजन आ सकता है।
चौथा अगर अपन बात करके चलते वो हमारा क्या सकता है, एयर एम्बोलिज्म। चौथा क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म। कई बार अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते, अपन भी देखते हैं कि यदि किसी मरीज को आईवी थेरेपी चढ़ा रहे थे, आईवी थेरेपी चढ़ाते समय यदि उसके अंदर गलती से एयर चली गई तो एयर एम्बोलिज्म कोज कर सकता है क्या। उसके बाद में आता है छठे, तो उसके बाद 5th नंबर आता है इन्फेक्शन। अगर अपन ने कैनुला लगाते समय क्या ध्यान नहीं दिया, अगर कैनुला लगाते समय या फिर फ्लूइड चढ़ाते समय ध्यान नहीं दिया, अपनी क्या हो सकती है, कंटामिनेटेड जो भी बैक्टीरिया वायरस थे वो क्या हो सकते हैं, जाके इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं क्या। इनको हम पढ़ेंगे डियर फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो डियर फ्रेंड हमारा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन को जरूर दबाते रहे। तो डियर फ्रेंड ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आईवी थेरेपी के बारे में पढ़ रहे थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है, किसमें उपयोग में किया जाता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और कैसे कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी साइट होती है। तो ठीक है फ्रेंड, अगले लेक्चर में मिलते हैं। हमारा जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी जो होती है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा हो जाता है तो हमें क्या उपचार करना है। तो ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।